वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगर किसी सेक्शन का सबसे ज़्यादा वेटेज है और सबसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं तो क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है। अगर आपको पर्यावरण को बेहतर करना है तो विश्वास करें, पर्यावरण को अच्छा करने का रास्ता क्लाइमेटोलॉजी से होकर के जाता है। तो आपको इस विषय पे पकड़ तो बनानी पड़ेगी अगर आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में बेहतर परफॉर्म करना है। इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना आप साथ साथ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करते चलें। इसलिए इस चैप्टर को खत्म होने के बाद जब आप देख लें तो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैं एक टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा। उस टेलीग्राम के लिंक पे हर चैप्टर के साथ साथ एक पीडीएफ अपलोडेड होगा। वहाँ जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा इस चैप्टर को देखने और पढ़ने के बाद, और उन सवालों को करके देखिएगा कि टॉपिक वाइज जो सवाल हैं पढ़ने के बाद मेरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कोई दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मैं क्वेश्चंस आपके ले पाऊँ, समझ पाऊँ कि क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं। चलिए शुरू करता हूँ। ये जो टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें दो शब्द आपको दिख रहा है। एक शब्द दिख रहा है आपको कंपोजिशन, दूसरा आपको शब्द दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा विषय इन्हीं दो चीज़ों को समझना है कि हमारा वायुमंडल जिससे हम घिरे हुए हैं, हम खड़े हैं और हमारे चारों तरफ 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है ना, हम एक वायु के मंडल से घिरे हुए हैं, है ना। तो एक वो वायु का कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से बना हुआ, किसका मिक्सचर है वो, और थोड़ा उसकी भूमिका समझेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ऐसे कुछ गैसों का समूह है, मिश्रण है हमारा वायुमंडल। कंपोजिशन को देखना, कंपोजिशन को समझना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि हम जहाँ खड़े हैं, हम 29,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक अगर हमारा वायुमंडल है तो क्या ये एक जैसा है या उसमें कुछ विषमताएं हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर वो डिफरेंसेस हैं तो ऐसे में वो डिफरेंसेस क्या हैं, वो संरचनाएं क्या हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इन दो चीजों के बारे में, उनकी विशेषताएं क्या है, इन दो चीजों के बारे में हमको समझना है। ये आज का हमारा विषय वस्तु है। चलिए पहला शुरू करता हूं, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम वायुमंडल के कंपोजिशन से बात करें तो एक बात तो तय है कि एयर इज, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिससे हम घिरे हुए हैं, एटमॉस्फेयर यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो है कौन कौन से गैसेस, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, जो आपके स्क्रीन के सामने। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, और दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 99% हमारे जो गैसेज है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें दो चीजें हैं। इन दोनों के अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट गैस है उसका नाम है आर्गन। देखेंगे, इसको भी समझेंगे कि आर्गन गैस क्या है। CO2 और नियॉन, ये पांच नाम आप ध्यान रखें सीक्वेंस में, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमको लगता है CO2, लेकिन नहीं, आर्गन, फिर CO2, फिर नियॉन। ये चार पांच इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा वायुमंडल केवल गैसेस से ही नहीं बना है, इसमें पानी भी है जिसको हम कहते हैं जलवाष्प, वाटर वेपर। इसके साथ साथ इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं जिसको हम कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो तीन चीजों का बना हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मतलब डस्ट पार्टिकल्स, लिक्विड का मतलब है कि वाटर जो वेपर के फॉर्म में है, और तीसरा सर्टेन इंपॉर्टेंट गैसेस जिसको हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, नियॉन। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट गैसेस। थोड़ा सा इन सब के बारे में हम समझ बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि यार ये कंपोजिशन है। जैसे इसको एक दो चीजों को थोड़ा सा समझते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, CO2 एक हैवी गैस है, ऑक्सीजन हैवी मॉलिकल्स है। और अगर ऑक्सीजन का स्रोत देखें, सोर्स देखें, तो हमारे अर्थ पे पेड़ पौधे हैं जो लगातार ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सर्टेन किलोमीटर के बियॉन्ड अगर हम ऊपर चलते चले जाएं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम 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 और कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझें कि लोग जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, माउंट एवरेस्ट की जब चढ़ाई करते हैं तो 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, पीक पे जाके 8,848 मीटर। अब उस ऊंचाई पे जा करके क्या नीचे की तरह ऑक्सीजन होगा या कम हो जाएगा? 5 किलोमीटर की ऊंचाई के बियॉन्ड जो एटमॉस्फेयर है, कंपोजिशन ऑफ एयर है, वो नीचे की तुलना में केवल 50% रह जाता है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर का रेरिफिकेशन होता चला जाता है, घनत्व तो कम होता चला जाता है ना। तो ऐसे में ऑक्सीजन नाम का जो गैस है, जो हमारे लिए जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जिस हाइट पे मिलता है वो 120 किलोमीटर है।
120 किलोमीटर के बाद हमको ऑक्सीजन ना के बराबर मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं CO2 की, तो CO2 के एमिशन का भी लार्ज सोर्स क्या है? धरातल है, चाहे वो नेचुरल सोर्सेज हो, चाहे वो मैन मेड सोर्सेज हो। ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो CO2 रिलीज हो गया, है ना। हम जो गाड़ियां चला रहे हैं या फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं या कुछ जला रहे हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उससे जो CO2 रिलीज हो रहा है, ये भी 90 किलोमीटर तक हमको देखने को मिलता है। उसके बियॉन्ड इसकी मात्रा में कमी 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 और कमी आती चली जाती है। तो हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि यार ये जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो गैसेस हैं, इनकी कुछ भूमिका है या नहीं है। एनसीईआरटी में इन गैसेस की भूमिका के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं किया है। एक आध दो गैसें के बारे में चर्चा किया है, गैस नहीं मतलब जलवाष्प के बारे में चर्चा किया है, थोड़ा धूल के कणों के बारे में चर्चा किया है और CO2 के बारे में चर्चा किया है। नाइट्रोजन के बारे में, आर्गन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में तो हमको मालूम है कि जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की भूमिका क्या है ये स्पष्ट नहीं किया गया है, इसका डिस्कशन नहीं है एनसीईआरटी में। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी समझ आपकी बन गए, बाकी एडवांस क्लासेस में देखेंगे। इसमें अगर मैं बात करूं आपसे नाइट्रोजन, रोल ऑफ नाइट्रोजन, की नाइट्रोजन की भूमिका क्या है, तो देखिए नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा गैस है, 78% इसका हिस्सा है। अब इसको ऐसे समझें कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला N है, और हमारा जो शरीर है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एमिनो एसिड को कहा जाता है। एमिनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगर उसका फॉर्मूला देखें तो वो कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, NH2, और बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का लॉन्ग चेन है। तो अगर मैं कहूं कि क्या हमारे कण कण में नाइट्रोजन है, तो हाँ है। किस फॉर्म में है? NH2, मतलब एमिनो एसिड के फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है का मतलब है कि रिएक्ट नहीं करता है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं, इसलिए इसको स्टेबल गैस कहा जाता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो गाड़ियां होती हैं, गर्मी के दिनों में जो कार्स होते हैं उनके टायर ब्रस्ट होते हैं, और टायर ब्रस्ट होते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो एयर भरा गया है वो मिक्सचर है किसका? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2। और ये जो CO2 है, ऑक्सीजन है, ये हाईली रिएक्टिव है और गर्म होने के बाद बहुत फैलते हैं। और फैलते हैं तो 45-50 डिग्री के तापमान में, अगर गाड़ी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, टायर में बहुत ज़्यादा हवा है और आप लंबी यात्रा पे निकले हैं दिन के समय में, तो टायर के ब्रस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म होने के बाद ऑक्सीजन फैलेगा, प्रेशर डालेगा, टायर को ब्रस्ट करेगा। इसलिए इसलिए नाइट्रोजन आया कि आजकल आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो देखेंगे नाइट्रोजन एयर लिखा होगा। नाइट्रोजन क्यों? रिएक्ट नहीं करता है, कितना भी घुमा ले, है ना, लेकिन ये गर्म नहीं होता है। गर्म नहीं होता है तो फैलता नहीं है, फैलता नहीं है तो टायर के बर्स्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट गैस है जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। प्रकृति के कण कण में नाइट्रोजन है एमिनो एसिड्स के फॉर्म में, है ना। अगर हम देखें कि जितने भी प्लांट्स हैं और जो हम प्रोटीन वाले प्लांट्स खाते हैं, प्रोटीन मतलब दलहन वाली जो फसलें खाते हैं, उन दलहन वाली फसलों के विकास के लिए, है ना, उसके विकास के लिए आपने सुना होगा कि एक सीडोमोनास नाम का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? एक सीडोमोनास नाम का बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया करता क्या है? प्रकृति से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन पे ही जीवित रहता है। ये ऑक्सीजन लेने की जगह, अगर ऑक्सीजन नहीं है उस वायुमंडल में, उस जगह विशेष में जहां रह रहा है, तो ये नाइट्रोजन से ही काम चला लेता है और फिर एक्सक्रीट करता है NH3, है ना, अलग अलग तरीके से, जिसको हम नाइट्रेट कहते हैं, यूरिया कहते हैं। और वो यूरिया प्लांट को मिलता है, तो प्लांट लहलहा करके ग्रो करता है। लेकिन ऐसे सिडोमोनास नाम के बैक्टीरिया को वैसे जड़ पसंद है जो दलहन वाली फसलें हों। तो दलहन वाली फसलों में ये सिडोमोनास नाम का बैक्टीरिया ग्रो करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और नाइट्रोजन यानी कि जो हम आज केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं जिसको हम यूरिया कहते हैं, उसका फॉर्मूला NH3 है, अमोनिया है। और ये सिडोमोनास नाम का बैक्टीरिया प्रकृति में प्राकृतिक रूप से, है ना, यूरिया ऐड करता है। हमको केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नाइट्रोजन की थोड़ी समझ बनी कि नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट गैस है ना। किस संदर्भ में? तो थोड़ा सा मैंने आपको अपने प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे कण कण के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से, कृषि की उर्वरता के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाइट्रोजन और उसका फिक्सेशन सिडोमोनास नाम के बैक्टीरिया के द्वारा अगर किया जाता है तो प्राकृतिक रूप से ही उस मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। थोड़ा सा नाइट्रोजन की समझ। नाइट्रोजन के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं आपसे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट गैस है उसका नाम है आर्गन।
टोटल कुल गैसों का जो 0.9% के आसपास है। लेकिन ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है आर्गन भी, तो तुलनात्मक रूप से क्या है, स्टेबल गैस है और रिएक्ट नहीं करता है। इसके न रिएक्ट करने के कारण इसका लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, जैसे आप इसको देखें, ये आपके सामने एक बल्ब है। ये बल्ब में जो पहले का बल्ब आता था उसमें फिलामेंट होता था अंदर का, जिसकी तारें टूट जाती थी कुछ समय के बाद। ये जो तार टूट जाता था, तो अगर आप सोचें कि ये जो बल्ब है, इसका जो फिलामेंट है वो जल करके, या इसमें अगर कुछ नमी लग जाए, है ना, या इसमें कुछ रिएक्शन कर जाए किसी केमिकल के साथ, तो वो जल्दी टूट जाएगा। तो ये ना टूटे, है ना, लंबा चले बल्ब, तो इसमें गैस फिल करके रखा जाता था, उसका नाम है आर्गन। क्यों? आर्गन नॉन रिएक्टिव है और आसपास के एटमॉस्फेयर से इस फिलामेंट को कट करके रखेगा, तो उसके कुरते जाने की, उसके इरोड होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, बल्ब का लाइफ तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा। क्लियर है? बल्ब का लाइफ तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसका एक और एप्लीकेशन है, वो है जो आप देखते हैं कि कई बार लोग वेल्डिंग करते हैं। ये जो बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, उस पुल में देखेंगे कि लोहे को वेल्ड किया जाता है। तो लोहे को वेल्ड किया जाएगा तो समय के साथ साथ उसमें हवा पानी लगेगा तो उसका कोरोजन होगा तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, जंग लग करके टूट जाएगा। तो उन उसके चारों तरफ आर्गन का आप देखेंगे कि ऐसा वेल्डिंग करते समय, इस वेल्डिंग करने समय एक सिलेंडर लेकर के चलता है, सिलेंडर वाला या वेल्डिंग करने वाला। उस सिलेंडर में एक गैस होता है, वो गैस होता है वो गैस होता है आर्गन, ताकि जब वेल्डिंग हो रहा हो तो आर्गन उसके चारों तरफ घेर ले। और आर्गन अगर चारों तरफ आ जाएगा तो वो बाहर की वायु को, चाहे वो नमी ही क्यों ना हो, उसको उस लोहे से अटैच नहीं होने देगा, तो उसकी लाइफ तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी। तो जितने भी बड़े नेशनल हाईवेज हैं, पुल हैं, ब्रिजेस हैं, उनके बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। तो उसका मतलब है कि आर्गन भी एक इंपॉर्टेंट गैस है, इनर्ट है, स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करता है। हम इसको मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके अगर टायर में भी भर लेंगे तो भी आसान होगा, लेकिन चूंकि इसकी मात्रा कम है, तो उससे अच्छा तो हमारे पास नाइट्रोजन है जो कि 78% है, तो ज़्यादा तुलनात्मक रूप से आसान है। लेकिन अगर आप टायर में इसको भरेंगे भी तो ये विस्फोट नहीं करेगा, सेफ है एयर को के साथ मिक्स करने में। तो हम कह सकते हैं कि आर्गन भी एक इंपॉर्टेंट गैस है, स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है और इसका लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि लाइट इंडस्ट्री में, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। दूसरा हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, आज की जो आधुनिक व्यवस्था या आधुनिक अर्थव्यवस्था खड़ा है या नगरीकरण हुआ है, तो लोहा एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और पुल और ब्रिजेस को मजबूत रखने में आर्गन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चलिए, ये एक और इंपॉर्टेंट गैस हम लोगों ने देख लिया, है ना, एक और इंपॉर्टेंट गैस हम लोगों ने समझ लिया। अब ये जो तीसरा गैस है, ये आप कह सकते हैं, इसको लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, जो आप समझते भी होंगे, सुनते भी होंगे जलवायु परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति का कंबल है, हमारे पृथ्वी का ये कंबल है ना। कंबल इस संदर्भ में है कि हमारा बॉडी का जो हीट है, रजाई उसको बाहर नहीं निकलने देता है ना। कंबल बाहर नहीं निकल देता, हमारी शरीर की गर्मी को हमारे अंदर धारण करके रखवाता है। सेम काम पृथ्वी के साथ जो रोल प्ले कर रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सूरज की रोशनी पृथ्वी की तरफ आई, सूरज की रोशनी पृथ्वी की तरफ आई और पृथ्वी से टकराने के बाद, है ना, जो ये रोशनी पृथ्वी की तरफ आती है, इन आगे चर्चा करूंगा इसका मैं अगले सोलर रेडिएशन वाली क्लास में, लेकिन चूंकि यहाँ थोड़ी चर्चा की जरूरत है, तो जो सूरज से रोशनी आ रही है, जो सूरज से रोशनी पृथ्वी की तरफ आ रही है, ये रोशनी शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव को हम कहते हैं लघु तरंगे। लघु तरंग का मतलब है कि एक वाइब्रेशन है, एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन है। तो ये इस तरह से पृथ्वी की तरफ चली आ रही, तरंग कहते हैं इसको, वेव्स। शॉर्ट क्यों? क्योंकि ये भी तरंग है ना। ये इस तरंग का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जिसको क्रेस्ट कहा जाता है और इसको ट्रफ कहा जाता है। हिंदी में इसी को अपनीति कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को अभिनीति कहते हैं। इन दो के बीच की दूरी को, या दो क्रेस्ट या अपनीति या दो अभिनीति के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं।
वेव का लेंथ। चूंकि यहां पर वेव का लेंथ कम है और यहां पर वेव का लेंथ ज्यादा है, तो हम इसको कहेंगे लॉन्ग वेव लेंथ, लंबा वेव लेंथ है। और इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट वेव लेंथ, छोटा वेव लेंथ है। क्लियर है? एनर्जी जितनी ज्यादा इधर उधर जाएगी उतना ऊर्जा का ह्रास होगा, तो जो पहुंचेगा जिस पॉइंट तक, वहां तक उसकी ऊर्जा की मात्रा कम पहुंचेगी। अगर सूरज से एक रोशनी चला और वो इस वाइब्रेशन में चला, तो ऐसा मतलब इधर उधर कम गया, तो इसका मतलब है ये ज्यादा ऊर्जावान होगा जिस पॉइंट तक ये पहुंचेगा। तो सूरज से जो रोशनी निकलती है वो मुख्यतः शॉर्ट वेव के फॉर्म पे निकलती है, जिसको हम लघु तरंगों के नाम से जानते हैं। अब ये निकला, ये हमारे पृथ्वी के धरातल पे पहुंचा, और पृथ्वी के धरातल को सपोज करिए कि 40 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया। जहां से सूरज की रोशनी निकली है, बाहर का वायुमंडल मान लेते हैं सूरज का, इसका नाम है फोटोस्फेयर। इसका तापमान है 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान से अगर ऊर्जा निकली है तो बहुत गर्म ही होगी वो, या उसमें ऊर्जा वेव्स में ज्यादा होगी। जब पृथ्वी को गर्म किया गया तो 40 डिग्री सेल्सियस, अब ये भी तवा ही बन गया है, एक तरह से तवा की तरह गर्म हो गया है, लेकिन हाँ सूरज की तरह गर्म नहीं है। अब यहाँ जो रोशनी आई है, जब शाम हो जाएगी तो पृथ्वी जब अपनी गर्माहट को वापस रिलीज करेगा, तो इसकी तुलना में चूंकि इसका तापमान कम है, तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा, वेव लेंथ होगा, ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा। तो हम क्या कहेंगे? लॉन्ग वेव। यानी कि सूरज से जो रोशनी पृथ्वी की तरफ आती है वो लघु तरंगों के रूप में आती है, और वही रोशनी जब पृथ्वी से ब्रह्मांड की तरफ, है ना, बाहरी वायुमंडल की तरफ जाती है, तो वो शॉर्ट वेव ना होकर के लॉन्ग वेव या लघु तरंगों के रूप में जाती है। अब इतना जो हमने समझा, इतना जो हमने समझा, इसमें अब भूमिका आती है CO2 की। अब भूमिका किसकी आती है? CO2 की। ये जो CO2 नाम का गैस है, सूरज से आने वाली रोशनी, जैसे सूरज से ये जो आने वाली रोशनी है, इस सूरज से आने वाली रोशनी यानी कि लघु तरंग, इसके लिए ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, आने देता है, आने देता है, धरातल पे टच करने देता है, रोक नहीं पाता है। लेकिन यही CO2 जब पृथ्वी से दीर्घ तरंगों के रूप में जब ऊर्जा वापस जाती रहती है, तो CO2 उसको ट्रैप करने की क्षमता रखता है, वो रोकने की क्षमता रखता है, अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखता है, और इस पूरी प्रक्रिया में पृथ्वी को गर्म रखता है। लघु तरंगों को आने देता है, दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता है। तो अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़े, CO2 की मात्रा बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, इसका मतलब है कि जो ऊर्जा आ रही है वो जा नहीं पाएगी जल्दी, और जा नहीं पाएगी तो पृथ्वी गर्म होगा, और इसी को हम आगे पढ़ेंगे। इसी को कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। क्यों? ऐसे गैसों की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ रही है जो लघु तरंगों को आने तो देते हैं लेकिन दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देते। यहां तक का पॉइंट ठीक है? अब इसी CO2 को इसी CO2 को इसी CO2 को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। अब क्यों ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपके सामने है, अब हम तो समझ गए ये बात कि, है ना, CO2 लघु तरंगों को तो आने देता है लेकिन दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे घर आपके सामने बना हुआ है ना, इस घर के बारे में थोड़ा ऐसे सोचें कि ठंडे इलाकों में जैसे कि लेह लद्दाख है, सपोज करिए, ठंडे इलाकों में रोशनी या ऊर्जा सूरज की तुलनात्मक रूप से कम होती है, तो वहां लोग एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, खेती कैसे करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि किसी भी फसल के होने के लिए थोड़ा गर्माहट का होना जरूरी है, तापमान का होना जरूरी है, और जहां तापमान पूरे साल भर सब 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। बर्फ की चादर के अलावा कुछ नहीं है, वनस्पति का विकास संभव नहीं। कुछ हरी हरी काइयां हो सकती हैं, लेकिन वनस्पति जिसका जड़ हो, जिसका तना हो, जिसके पत्ते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर कृषि के होने के लिए ऊर्जा का होना जरूरी है, सूरज की रोशनी का होना जरूरी है। हम देखते हैं कि ठंडे इलाकों में, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊंचे इलाकों में, है ना, कैसे कृषि की जाए जब तापमान तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। तो यहाँ पर जो शीशा होता है, ग्लास होता है, या प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की जो पन्नी होती है, उसकी भूमिका वही होती है जो CO2 की होती है।
कि सूरज से आने वाले लघु तरंगों को वो आने तो देता है, लेकिन धरातल को टच करने के बाद जब ये दीर्घ तरंगों के रूप में जाने वाले होते हैं तो शीशा जाने नहीं देता है, प्लास्टिक जाने नहीं देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कार में जब आप गर्मी के दिनों में बैठे और कार कभी बाहर धूप में खड़ा है, तो आप देखेंगे कि बाहर का तापमान कम है और कार के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है। सेम रीजन, ग्लास शीशे ने सूरज की रोशनी को आने दिया, लेकिन वो जो आप कह सकते हैं चेयर्स हैं या कार के अंदर जिस भी चीज पे वो सूरज की रोशनी पड़ी, वहां पर पड़ने के बाद जब वो वापस जाएगा तो दीर्घ तरंगों के रूप में जाएगा। अब शीशा उसको निकलने नहीं देगा, हीट को ट्रैप कर लेगा, कार का अंदर का तापमान अत्यंत बढ़ जाएगा। क्लियर है? इस शीशे का एप्लीकेशन इस ठंडी जगह पे ये हो सकता है कि अगर हम प्लास्टिक और शीशे का ऐसा ट्रांसपेरेंट घर बनाए, है ना, ठंडे इलाकों में, तो सूरज की रोशनी आएगी और अंदर जो भी पौधा या खेती हमने की होगी, जो भी साग सब्जियां हमने उगाई होंगी, उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। वो रोशनी जब वापस जाने वाला होगा तो ये प्लास्टिक या शीशा उसको जाने नहीं देगा, तो अंदर का तापमान बढ़ जाएगा, गर्माहट होगी, और गर्माहट होगी तो कृषि की जा सकती है। तो क्या शीशा का ऐसा घर बनाने से क्या यहाँ हरियाली बढ़ी? हरियाली बढ़ी तो नाम पड़ गया ग्रीन हाउस, हरा घर, एक ऐसा घर जिसमें, है ना, वनस्पति का विकास हो सकता है। तो क्या CO2 भी यही रोल प्ले कर रहा है? लघु तरंगों को आने देता है, दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, प्राकृतिक गैस जलाते हैं, इन सारे कार्यों से वायुमंडल में CO2 रिलीज हो रहा है, और CO2 रिलीज हो रहा है तो पृथ्वी के गर्माहट को धारण करने की क्षमता तुलनात्मक रूप से बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो जो पृथ्वी का औसत तापमान 1850 में था, ये लगभग 15 डिग्री सेल्सियस था, आज ये बढ़ के लगभग 16.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, और ये पृथ्वी के लिए एक बड़ा गंभीर संकट है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है? हाँ, एक इंपॉर्टेंट गैस है, इसका होना भी जरूरी है, लेकिन इसकी अधिक स्थिति दुनिया के लिए एक संकट है, और इसी को हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। पूरी दुनिया भर के देश मिल करके इसको साधने में लगे हुए हैं, और ट्रंप कह रहा है कि नहीं, मैं तो इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। हाल ही में ब्राजील में जो मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसमें ट्रंप ने एक आध दो अपने लोगों को भेजा, बाकी अमेरिका की प्रतिनिधित्वता जो वहां पर थी वो लगभग ना के बराबर ही थी। चलिए आगे चर्चा होगा जलवायु परिवर्तन, इसका मतलब है कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगा टॉपिक। क्लाइमेट चेंज के बारे में जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। कुल मिलाकर के हमको एक गैस की समझ बनानी थी, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसी के बारे में चर्चा किया गया है कि ये एक इंपॉर्टेंट गैस है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा और देखते हैं। इसी को अगर आप देखें तो ये उसी को थोड़ा सा, है ना, पिक्टोरियल फॉर्म में समझाने की कोशिश किए हैं कि सूरज से जो रोशनी आती है, ये टकराने के बाद वापस जाता है, तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि CO2 है, जैसे कि मीथेन है, और जल वाष्प, ये भी वही रोल प्ले करता है। ये इसको धारण करते हैं, जाने नहीं देते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में हमारी पृथ्वी तुलनात्मक रूप से गर्म होती। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और हमको इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, अतिक स्थिति संकट वाली है। तो तीन गैसेस हम लोगों ने देख लिया, एक गैसेस हम लोगों ने देख लिया नाइट्रोजन, एक हम लोगों ने देख लिया आर्गन, एक इंपॉर्टेंट गैस हम लोगों ने देख लिया CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट गैस है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ आगे करूंगा, यह है ओजोन। ओजोन ओजोन का केमिकल फॉर्मूला जो है वो है O3, है ना। 3 एटम्स जब ऑक्सीजन के मिल करके एक, है ना, जो चीज बनाते हैं उसका नाम है ओजोन। तो ट्राई एटॉमिक फॉर्म है ये, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ट्राई एटॉमिक फॉर्म है। एक इंपॉर्टेंट गैस है, एक महत्वपूर्ण गैस है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आज अगर हम पृथ्वी पे हैं और चर्चा कर रहे हैं, डिबेट और डिस्कशंस कर रहे हैं, तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ओजोन नाम के गैस की है, जो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे, हमारे जहां हम खड़े हैं इससे 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और ये करता क्या है? इसका मेन रोल ये है कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है, जिसको अभी हमने कहा था लघु तरंगे, जिसको फोटॉन्स भी कहा जाता है, अगली क्लास में चर्चा करूंगा, है ना, हीट बजट पृथ्वी का। तो जो पृथ्वी का हीट बजट है, उष्मा बजट है, उसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो इस विस्तार से देखेंगे। लेकिन इसको ऐसे समझिए कि सूरज से जो रोशनी पृथ्वी की तरफ आती है वो गुच्छों में आती है, बंडल्स में आती है, गठरी में आती है, जिसको हम संयुक्त रूप से नाम देते हैं फोटॉन्स। और फोटॉन में बहुत प्रकार की तरंगे होती हैं जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज। कभी आप हॉस्पिटल जाएं और देखें कि जहां एक्सरे का जो एरिया होगा उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा गेट पे ही कि गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु एक्सरे से या इस कमरे से दूर रहें। क्यों? एक्सरे घातक होता है। तो सोचिए, सूरज से जो आने वाली रोशनी है उसमें है अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज। और एक और जो इंपॉर्टेंट गैस है जो हमारे लिए एक चुनौती है उसका नाम है पैराबैग्नी किरणें, जिसको यूवी रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, यूवी रेज। ऐसा समझिए कि ये जो हमारा हाथ है ना, ये हमारा स्किन है, इसमें 3 परतें हैं, 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। पैराबैग्निक किरणें इन तीनों परतों को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है, अंदर तक जा सकता है। और अगर पेनिट्रेट हो गया तो अंदर के लेयर में वो छाले डाल देगा, छाले पड़ जाएंगे, घाव हो जाएगा और वो घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा, इसी को अल्सर कहेंगे। और अगर वो ठीक नहीं होगा तो इसी को हम कहेंगे कि कैंसरस होगा, स्किन कैंसर। अगर अगर 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन नहीं होता तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं था। एक अदृश्य छतरी पृथ्वी का लगातार रक्षा कर रहा है। सूरज से आने वाली अति ऊर्जावान पार्टिकल को वहीं छान लेता है, वहीं रोक लेता है ना। अभी देखेंगे संरचना वाली क्लास में, जो संरचना वाला टॉपिक देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के ओजोन अगर O2 है तो जीवनदायिनी हो गई सांस लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और O3 हो गया और 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो गया तो ये भी जीवनदायिनी हो गया। सूरज से आने वाली अति ऊर्जावान पार्टिकल्स को रोक रहा है, हमारे लिए 24x7 और 365 दिन लड़ रहा है कि नहीं, पृथ्वी पे नहीं जाने दूंगा आपको। इसको हम O3 के नाम से जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट गैस है। पृथ्वी पे आज अगर जीवन संभव है तो उसका मेन रीजन यही है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा और बात करूं तो जरा सोचिए कि चलिए हमारे अगर स्किन पे ज्यादा पड़ेगा तो स्किन कैंसर को जन्म दे सकता है। वनस्पति के बारे में सोचिए, वनस्पति के जो पत्ते होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसके जो पत्ते होते हैं उसी पे भोजन पकता है। जो हरा हरा रंग होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, उसी पे भोजन बनता है। यानी कि पेड़ अपना भोजन वहीं बनाता है। अब उस पत्ते के ऊपर अगर ज़्यादा या बर्नर तेज कर दिया जाए, ज़्यादा ऊर्जा आ जाए, तो इसका मतलब है पत्ता जल जाएगा या खाना या भोजन जल जाएगा। और जल जाएगा तो वो जो वनस्पति है उसको जितना भोजन मिलना चाहिए उसकी जगह वो क्या खा रहा है? उसी जगह वो समझिए कि पूर्णतः जला हुआ कार्बन खा रहा है। वो पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वनस्पति सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो आज अगर पूरी दुनिया भर में जैव विविधता है, फ्लोरा और फौना है, तो उसका आधार ये है कि हमारे सिर के ऊपर एक अदृश्य छतरी है जो लगातार पृथ्वी पे अतिरिक्त ऊर्जा को आने से रोक रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये एक और इम्पॉर्टेंट गैस के संदर्भ में आपसे बात हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि गैस के अलावा पानी का फॉर्म जो कि गैसीय अवस्था में है उसका नाम है वाटर वेपर। वाटर वेपर का रोल ऐसे समझें कि दुनिया भर में एक तो ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह है कि लघु तरंगों को आने देता है लेकिन दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता है। तो पृथ्वी को गर्म रखने में एक रोल प्ले करता है, पृथ्वी को गर्म रखने में एक रोल प्ले करता है। आगे चर्चा करूंगा एडवांस क्लासेस में। जैसे फॉर एग्जांपल 2022-23 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में एक जगह है, एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है टोंगा। टोंगा समुद्र के बीचों बीच अवस्थित है। इसी टोंगा के एक आइलैंड होंगा टोंगा हपाई नाम है उसका। होंगा टोंगा हपाई ज्वालामुखी में समुद्र के नीचे एक विशाल ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ जिसका नाम है होंगा टोंगा हपाई ज्वालामुखी। और ये इतना विशाल है कि जरा सोचिए कि समुद्र के नीचे अगर कोई ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है और ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकला है उसका तापमान 1500-2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे ही समुद्र के पानी के कांटेक्ट में आएगा, नीचे 3-4 किलोमीटर नीचे जो पानी है उसको इमिडिएटली गर्म कर देगा, खौला देगा, 1000, 1200, 1500 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएगा। और वो खौला हुआ पानी समुद्र में ब्लास्ट करके ऊपर जाएगा। और जाएगा तो इस पूरी प्रक्रिया में इसको ऐसे समझें कि होंगा टोपा ज्वालामुखी के कारण वायुमंडल में लार्ज मात्रा में जलवाष्प को ऐड किया गया है। और साइंटिस्ट का मानना है कि पिछले 2-3 वर्षों में पृथ्वी के तापमान के बढ़ने का कारण केवल मानव जनित कारण ना होकर के ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी हैं जिसके कारण ज्यादा मात्रा में जल पहुंच रहा है या जलवाष्प पहुंच रहा है। और ये जल वाष्प एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है जो लघु तरंगों को आने देता है लेकिन दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देता है। चलिए, एक तो ये बात हो गई। तो ये भी एक रजाई का हिस्सा है, कंबल का हिस्सा है पृथ्वी का। अगर हम देखें कि हमारी पृथ्वी पे अगर ये जो ग्लोब है आपके सामने, तो विषुवत रेखा भी है
मध्य अक्षांश भी है और ध्रुवीय क्षेत्र भी है। अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी पे किसी पार्टिकुलर अक्षांश पे सबसे ज्यादा अगर वायुमंडल में जल वाष्प है तो है विषुवत रेखाई क्षेत्र, और ये कुल वायु के वजन का लगभग 4% है जो ये लिखा हुआ है। और जैसे जैसे हम दुनिया के शुष्क इलाकों में जाएंगे, मरुस्थल में जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबियन मरुस्थल, रूबल खाड़ी के नाम से जाना जाता है, नाबिम मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, सोनारन, मोजावे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, भारत का थार मरुस्थल, यहाँ अगर हवा में जाकर के हम नमी की गणना करेंगे कि कुल मात्रा कितनी है, तो 0.5%, 6%, 1%। इसका मतलब है कि पूरे दुनिया भर में जो अलग अलग अक्षांश हैं उनमें मिनिमम 1% के आसपास हो सकता है जलवाष्प, और मैक्सिमम अगर हो सकता है तो 4%। लेकिन जरा जरा सोच के देखिए कि दुनिया भर में जितने भी प्रकार की वर्षा है ना, इन सब के लिए महत्वपूर्ण क्या है? जलवाष्प। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, या क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो भी फेनोमेना हो रहे हैं, जैसे हवा ऊपर गया अपने साथ जलवाष्प को लेकर के गया, जलवाष्प ऊपर जाकर के ठंडा हुआ, ठंडा होकर के बादल बना, संघनन हो गया, वर्षा के विभिन्न रूप, चाहे बर्फबारी हो, चाहे ओलावृष्टि हो, इन सब के लिए महत्वपूर्ण क्या है? जलवाष्प। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, कुछ ना कुछ तो करेगा। चाहे वो भारी वर्षा करा दे, चाहे वो बादल फटने की घटना करा दे, चाहे वो रिमझिम वर्षा करा दे, चाहे उससे बर्फबारी हो जाए, चाहे उससे ओलावृष्टि हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वायु में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है तो वायु स्थिर न होकर के अनिस्थिर होगा, या अस्थिर होगा, अनस्टेबल होगा, है ना। यानी कि वायु के या एयर की स्टेबिलिटी पे प्रभाव डालता है क्या? जलवाष्प। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि दुनिया में जितने प्रकार के रेनफॉल्स हैं, वर्षा हो रही है आगे चर्चा करूंगा, उन सब के वर्षा के केंद्र में तो जलवाष्प ही है ना। इसको थोड़ा और समझें, इसको थोड़ा अगर हम और समझने की कोशिश करें कि दुनिया भर में जितने भी प्रकार के इन वर्षा के अतिरिक्त अगर कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो उसका भी कारण जलवाष्प ही है, वायु में जो था जिसका संघनन हो गया। कहीं पर पत्थर गिर रहा है, बर्फ मतलब रुई की तरह नहीं, पत्थर की तरह ओलावृष्टि हो रहा है, उसका कारण भी जलवाष्प ही है। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में शुष्कता है, सूखे हैं, मरुस्थल है, उसका कारण भी जलवाष्प है, जलवाष्प का नहीं होना है। क्लियर है? तो ये एक पक्ष है या एक पहलू है जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता था। इसका मतलब दुनिया भर में जितनी भी वर्षाएं हो रही हैं उसका कारण तो जलवाष्प ही है, और अगर दुनिया भर में बर्फबारी हो रही है उसका कारण भी जलवाष्प है। जैसे इसका भी कारण हवा में नमी ही है, और अगर इसका विभत्सतम स्वरूप बर्फबारी का क्या हो सकता है कि बर्फबारी ना होकर के क्या हो? ओलावृष्टि हो, इसका कारण भी जलवाष्प है। तो जितनी भी इस तरह की घटनाएं हैं उसको हम क्या कहेंगे? वायुमंडल स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अगर दुनिया में कहीं पर जलवाष्प नहीं है तो ऐसा सूखा मरुस्थल है, इसका कारण भी जलवाष्प का ना होना है। क्लियर है? तो ये सारी स्थितियां, परिस्थितियों को आप कह सकते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प अस्थिरता क्रिएट करता है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। हवाएं ऊपर जाती हैं और ऊपर जाकर के ठंडी होती हैं तो बादल भी बन सकता है, वर्षा भी हो सकती है, रिमझिम भी, भारी वर्षा भी, बादल फटने की घटना भी हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, और अगर नहीं हुआ तो सूखे की स्थिति हो सकती है। चलिए, ये जलवाष्प के संदर्भ में आपके साथ चर्चा करना चाहता था। तो इसका मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस मैंने आपके साथ चर्चा किया। नाइट्रोजन क्या होता है, आर्गन क्या होता है, CO2 की भूमिका क्या है, मैंने कुछ जलवाष्प के बारे में भी आपसे चर्चा किया। इसके साथ वायुमंडल में जो ठोस मटेरियल अवस्थित है उसको हम कहेंगे धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स। इसका स्रोत अलग अलग हो सकता है। समुद्र में जो लवण है वो इसका स्रोत हो सकता है, ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है उससे जो राख ऊपर गई है वो उसका स्रोत हो सकता है, जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं और परती भूमि छोड़ देते हैं उससे पवनों के द्वारा धूल के पार्टिकल्स आपस में या वायुमंडल में ऐड कर दिए गए हैं वो हो सकता है। जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जब वो सूख जाते हैं, है ना, तो उनके बीज जो होते हैं वो जो सूखने के बाद या कुछ उनके पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े ये भी इसका हिस्सा बन जाते हैं, ये भी डस्ट पार्टिकल्स है। जो उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है, एस्ट्रॉयड जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर होके पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया तो हम उसको एस्ट्रॉयड कहेंगे। और ये अगर पृथ्वी को हिट कर दिया, है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे? उल्का, उल्का की जगह उल्का पिंड।
लेकिन अगर वायुमंडल में ही जल जल के धू धू हो गया, खत्म हो गया, तो इसका मतलब वायुमंडल में उसने डस्ट पार्टिकल्स को ऐड कर दिया है। क्लियर है? इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो भी हम भोजन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं, उससे कार्बन के शूट्स वायुमंडल में ऐड हो रहे हैं। ये सब स्रोत है, या ये सब हम कह सकते हैं कि सोर्स है। अगर हम वायु या जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दुनिया के कुछ इलाके बहुत ही सूखे इलाके हैं, जिनको हम मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। और उन मरुस्थलीय क्षेत्र, खास करके गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अगर ऊपर कोई प्रोटेक्शन का लेयर नहीं है तो थोड़ी भी हवा चलेगी तब से धूल के कणों को बहा के लेके जाएगी। तो अटाकामा का मरुस्थल एक इंपॉर्टेंट सेंटर है जहाँ खूब धूल के कण जनरेट होते हैं। अफ्रीका का सहारा का मरुस्थल, सोनारन मोजावी का सहारा का मरुस्थल, नामीब और कालाहारी का मरुस्थल, भारत में थार का मरुस्थल और उसका विस्तार सऊदी अरेबिया तक, जिसको रूब अल खाली या अरेबियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये सब यहाँ से खूब सारे धूल के कण वायुमंडल में ऐड हो रहे हैं। लेकिन धूल के कण चूंकि उसकी उत्पत्ति पृथ्वी से है, इसलिए वायुमंडल के निचले हिस्से में ही सबसे ज्यादा धूल के कण पाए जाते हैं। चलिए, ये तो थोड़ा सा धूल के कणों के बारे में एक समझ हो गई। अब थोड़ा सा और डस्ट पार्टिकल्स के बारे में ये समझ बनाते हैं कि यार इसका कुछ महत्ता भी है या नहीं है। ये तो हमने स्रोत समझ लिया, उत्पत्ति का जगह भी देख लिया, क्या इनका कुछ रोल है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो हाँ, करते हैं। हवा में आप कितना भी जल वाष्प ऐड कर दें, हवा में कितना भी जल वाष्प ऐड कर दें, लेकिन वो जल वाष्प ठंडा जब होगा तो पानी की बूंद बनेगा। और पानी की बूंद जब बनेगा तो पानी की बूंद को कोई सतह चाहिए वायुमंडल में जिससे पे वो ठहर सके, रुक सके, और वो है धूल का कण, जिसमें पानी की बूंदें ठहरती हैं। हर पानी की बूंद के केंद्र में धूल का कण होता है, जिसके चारों तरफ संघनन होना शुरू होता है, और इसी को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब सेंटर, और किसका बना है? पानी, मतलब जो बना हुआ है पानी के चारों तरफ, किसका बना है? धूल का कण है। इसी को आर्द्रताग्राही नाभिक हिंदी में, या इसी को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। तो आगे चर्चा करेंगे वर्षा वाली क्लास में और विस्तार से इसके बारे में। अभी के लिए हर धूल के कण, हर वर्षा की बूंद के केंद्र में धूल का कण होता है। इसीलिए बारिश के पानी, अगर एक बाल्टी आप बाहर रख दें और बारिश का पानी होने दें, तो हमेशा पानी मटमैला ही होगा। चाहे वो पहली बारिश हो, पहली बारिश में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि बारिश के साथ साथ बीच में जो भी धूल के कण हैं वो भी आ रहे होंगे। लेकिन हर बारिश में जो आप बाल्टी बाहर रखेंगे और उसमें जो पानी होगा, उसमें आपको धूल के कण जरूर मिलेंगे, क्योंकि हर पानी की बूंद के केंद्र में धूल का कण है, डस्ट पार्टिकल्स है। इसका मतलब है कि संघनन होने के लिए, कंडेंसेशन के होने के लिए, जल वाष्प के पानी के बूंद में कन्वर्ट होने के लिए वायुमंडल में एक मंच चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो मंच प्रदान करता है डस्ट पार्टिकल्स, और इसी को कहा जाता है आर्द्रताग्राही नाभिक या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। विस्तार से वर्षा, वर्षा के प्रकार, या जब चर्चा करेंगे चक्रवातों के बारे में तो ये शब्द बार बार आएगा। अभी के लिए समझ बनी आपकी? अगर इनकेस कोई चीज़ ना समझ में आ रहा हो, जैसे मैं यूट्यूब पे आपको कोई बात कह रहा हूँ, ना समझ में आ रहा हो, तो एक तरीका ये है कि जहाँ कमेंट बॉक्स है उसमें जा करके आप लिखें, मैं उसको पढ़ता हूँ। हर दिन एक बार देखता ज़रूर हूँ कि कुछ बच्चों के कुछ क्वेरीज तो नहीं है, तो मैं उसको देखूंगा। आपके जो दिक्कतें होंगी मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, या कोई मैं एक नंबर दे दूंगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप में वॉइस के माध्यम से, है ना, ज़्यादा उसकी व्याख्या कर दूंगा, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम चीज़ों को आगे लेकर के चलेंगे। चलिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को लेकर के हमारी थोड़ी समझ बन गई। ये था कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट गैसेस, धूल के कण और जलवाष्प। इंपॉर्टेंट गैसेस में नाइट्रोजन की भी बात आपके सामने रखी, जो कि एनसीईआरटी में नहीं कहा गया था। आर्गन के बारे में बस बोला गया था, आर्गन नाम का एक गैस है, उसकी भूमिका क्या है ये स्पष्ट नहीं थी, वो भी आप लोगों ने देख लिया। CO2 के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया, ऑक्सीजन के O3 के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया, और जलवाष्प के बारे में चर्चा कर लिया, और धूल के कणों के बारे में चर्चा कर ली। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में कुछ कुछ चीजें चर्चा थी, तो मैंने कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के संदर्भ में आपके सामने बात रखी। अब इसी टॉपिक का जो अगला हिस्सा है वो है संरचना। बहुत बेसिक बातें रखी गई है एनसीईआरटी में संरचना के संदर्भ में, तो मैं उसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें वो सहूलियत हो पढ़ने के लिए, तो वहीं तक अपने चर्चा को, डिबेट को, डिस्कशन को सीमित रखूंगा, ताकि एक बार फंडामेंटल अच्छा हो जाए, फिर देखेंगे, फिर लगातार उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेंगे। देखिए, संरचना क्या है वायुमंडल का, इसको सिंपली ऐसे समझिए कि पृथ्वी, हम जहां पर खड़े हैं, इससे 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक को वायुमंडल माना जाता है, एटमॉस्फेयर माना जाता है ना। लेकिन मसला यह है
कि क्या हम जहाँ खड़े हैं धरातल पे उससे ऊंचाई तक ये वायुमंडल एक समान है या अलग-अलग है? अलग-अलग समय पे अलग-अलग अध्ययन हुए। अलग-अलग अध्ययन हुए तो हमको वायुमंडल के बारे में अलग-अलग चीज़ें पता चली। जैसे आज से अगर 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले अगर आप पूछते वायुमंडल कैसा है, तो हम चूँकि ऊपर जा ही नहीं पाए थे, हार्डली 2-3 किलोमीटर की व्याख्या कर सकते थे या 10 किलोमीटर तक की व्याख्या कर सकते थे, जहाँ तक का माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर तक का। उसके बियॉन्ड व्याख्या कर पाना संभव नहीं था। है ना? है ना? एरोप्लेन्स जब उड़ने शुरू हुए, तो एरोप्लेन्स उड़ने शुरू हुए 17-18 किलोमीटर की ऊँचाई पे, 8, 9, 10 किलोमीटर की ऊँचाई पे। तो हमको 17-18 किलोमीटर की ऊँचाई के बारे बारे में पता चला। जब हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया, सैटेलाइट को हमने 300, साढ़े 300, 400 किलोमीटर की ऊँचाई पे भेज दिया, तो हमको ऊपर वाले लेयर के बारे में पता चला। धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे साइंस एडवांस हुआ, हमको इन लेयरों के बारे में समय-समय पे पता चलना शुरू हो गया। आज जो हमारा समझ है, आज जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि हमारा वायुमंडल पूर्णतः एक ही जैसे परत से न होकर के विभिन्न विशिष्टताओं वाली विभिन्न परतों से बना हुआ है और धरातल से अगर मैं ऊपर चलता हूं तो जो पहला परत है वो है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। उसके ऊपर का जो मंडल है उसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। उसके ऊपर वाला सबके बीच का मध्य है तो मीसो या मध्य मंडल या मीसोस्फेयर। ऊपर वाला एक लेयर है उसका नाम है थर्मोस्फेयर, गर्म ज्यादा हो जाता है, क्यों इसको देख लेंगे थोड़ा। और सबसे बाहर वाला जो मंडल है उसका नाम है एक्सोस्फेयर, बाहमंडल। ये कुछ 4-5 मंडल हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ बेसिक बातें रखी हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पृथ्वी से सबसे सटा हुआ मंडल है। और ये जो सबसे सटा हुआ मंडल है, ट्रोपोस जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द है। ट्रोपोस का मतलब होता है जोन ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब होता है कि कोई चीज मिक्स हो रही हो। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे अगर आप इसको देखें, ये मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे विषुवत रेखा है। ये जो विषुवत रेखा है, ये जो पृथ्वी पे विषुवत रेखा है, अगर इस विषुवत रेखा को देखेंगे तो सबसे गर्म है। सबसे गर्म का मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। पूरे साल भर लगभग सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और पूरे साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर हवा गर्म होगी और गर्म होकर के ऊपर उठेगी और बाकी किसी अक्षांश की तुलना में सबसे ज्यादा यही उठेगी। क्यों? साल भर स्थिति गर्म है। तो इसको हमने क्या कहा? हवा का ऊपर उठना। हवा लगातार ऊपर उठ रहा है और हवा अगर लगातार ऊपर उठ रहा है तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि नीचे की वायु ऊपर गई तो क्या वो ऊपर जाकर के मिक्स हुई और जहां तक जा पाया वहां तक मिक्स हो गया। अगर मैं उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ूं, उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ूं तो वहां का तापमान कम है और तापमान कम है तो वायु ऊपर जरूर उठ रहा है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा क्योंकि वायु भारी है, ठंडा है। तो यहां पर जो मिक्सिंग होगा, जहां तक नीचे की वायु ऊपर तक जा पाएगी, ऊपर उठने का दायरा सीमित होगा और ध्रुवों पे तो और कम हो जाएगा। क्यों? ध्रुव और ठंडे हैं, साल भर ठंडे हैं तो वायु ऊपर उठ रहा है या एयर ऊपर उठ रहा है लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हवा ठंडी है और ठंडा होने से घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, हवा नीचे बैठ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जोन ऑफ मिक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है जोन ऑफ मिक्सिंग। तो अगर ये जोन ऑफ मिक्सिंग है ना, अगर हम जोन ऑफ मिक्सिंग माने तो इसका मतलब है कि क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फेयर की सॉरी विश्वत रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई, विश्वत रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ हवाएं ज्यादा ऊंचाई तक उठेंगी, मिक्सिंग ज्यादा ऊंचाई तक होगा। और जैसे जैसे हम विश्वत रेखा से मध्य अक्षांश और ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, हवा ज्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाएगी, मिक्सिंग ज्यादा ऊंचाई तक नहीं हो पाएगी। क्लियर है? क्योंकि हवा भारी होती जाएगी, क्योंकि हवा ठंडी है इसलिए भारी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई सभी अक्षांशों पे समान है तो नहीं है। ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर रह जाती है और विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है 18 किलोमीटर। अब देखिए है क्या कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम वायु का एक हिस्सा नीचे छोड़ते चले जाएंगे, वायु का हिस्सा नीचे छोड़ते चले जाएंगे। और जैसा मैंने भी शुरुआती क्लास की शुरुआत में कहा था कि CO2 ग्रीन हाउस गैसेज ये सबसे नीचे होंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर उठेंगे तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होंगे, CO2 होंगे, इनका घनत्व तो निचले हिस्से में ज्यादा होगा। तो सूरज की रोशनी को भी ये सबसे ज्यादा वही ट्रैप कर रहे होंगे तो तापमान भी वही सबसे ज्यादा होगा। ऊपर उठेंगे तो CO2 की मात्रा कम, तो
उसको धारण करना, या आप कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को या जो पार्थिव विकिरण है उसको धारण करने की क्षमता, इसको ऐसे समझें, अगर यहां से एक बना लिया जाए, इसको अगर बना लिया जाए तो ये हमारा अर्थ है, और हम CO2 का घनत्व तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा। ऊपर जाएंगे तो घनत्व कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो और घनत्व कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो और ऐसे ग्रीन हाउस गैसों का घनत्व कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर घनत्व ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो लघु तरंगे आई हैं और जो दीर्घ तरंगों के रूप में जाना चाहती हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैप किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि CO2 की मात्रा ज्यादा है। तो चूंकि ज्यादा ट्रैप किए जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यही ऊपर ट्रैप करने की क्षमता क्या होगी? इस जगह की तुलना में कम हो जाएगी, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। यहाँ पर और गैसों की मात्रा कम है तो इसके ट्रैप करने की क्षमता और क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया? ये इसका तापमान, इसका टेम्परेचर और कम होगा। इसलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम 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 और कम होता चला जाता है। वैसे वैसे टेम्परेचर कम 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 और कम होता चला जाता है। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर में, है ना, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती चली जाती है। तापमान में कमी आती चली जाती है। और साइंटिस्ट ने रेट क्या निकाला? 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे टेम्परेचर कितना कम हो जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जैसे अब मैं इसी चीज को कहूं कि मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो आपने कहा कि यहां पर चूंकि साल भर गर्मी पड़ती है तो मिक्सिंग हवा ज्यादा ऊंचाई तक उठेगी। तो कहां तक उठ गई? 18 किलोमीटर तक। और 90 डिग्री के अक्षांश पे है तो हवा यहां पर भारी है, तो कहां उठी? उतनी ऊपर नहीं उठ पाई। कहां तक? 8 किलोमीटर तक। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको पृथ्वी माने, इसको ऐसे मान लें, इसको हम अर्थ मान लें, तो इसका मतलब है कि विषुवत रेखा पे क्षोभ मंडल की मोटाई ज्यादा होगी और ध्रुवों पे इसकी मोटाई तुलनात्मक रूप से कम होगी। तो इसका मतलब है कि क्षोभ मंडल का जो ऊपरी हिस्सा होगा यहां पर 8 किलोमीटर पे होगा और यहां पर 18 किलोमीटर पे होगा। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती चली जाएगी। और दर क्या होगी? 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर या प्रति 1000 मीटर तापमान में कमी आती चली जाएगी। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा का तापमान तो ज्यादा होता है, ध्रुवों का तापमान तो ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में है, क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में है, जहां तक वो हवा ऊपर उठ पाई है, उसको मैं क्षोभ सीमा कहूंगा या ट्रोपोपॉज कहूंगा। ट्रोपोपॉज ये 8 किलोमीटर तक अगर आप 6.5 डिग्री सेल्सियस कम 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 और कम करते चले जाए तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि ध्रुवों पे ट्रोपोपॉज का तापमान हो सकता है कि -45 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन चूंकि यहाँ 18 किलोमीटर है तो -6.5 करते करते 18 तक जाना पड़ेगा। इसका तापमान जनरली -80 डिग्री सेल्सियस होता है ट्रोपोपॉज पे। तो यूपीएससी आपसे प्रारंभिक परीक्षा में सवाल क्या पूछेगा? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पे, जिसको हम क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज कहेंगे, है ना, उस ऊपरी सीमा पे मिनिमम टेम्परेचर कहाँ अनुभव किया जाता है? विषुवत रेखा पे या ध्रुवों पे? तो आपको क्या कहना है? ध्रुवों पे या विषुवत रेखा पे? तो आप क्या टिक करेंगे? विषुवत रेखा। क्यों है? क्योंकि यहां पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा। तो मिनिमम टेम्परेचर क्षोभ मंडल का कहां अनुभव किया जाता है? क्षोभ सीमा पे जो अनुभव किया जाता है, कहां अनुभव किया जाता है? किस अक्षांश पे? तो विषुवत रेखा या अक्षांश पे। ये थोड़ा सा हमको इसके बारे में ध्यान में रखना था। जितना भी आप कह सकते हैं कि जितने भी मौसम से रिलेटेड फेनोमेना है वो सब होते हैं क्षोभ मंडल में मुख्यतः। उसका कारण यह है कि मौसम से संबंधित में क्या होंगे? रिमझिम वर्षा का होना, भारी वर्षा का होना,
बादल फटने की घटना का होना, बर्फबारी का होना या चक्रवातों का बनना, इन सब के लिए नमी चाहिए और नमी का स्रोत है महासागर मुख्यतः। तो ऐसे में इनसे वाष्पीकरण होता है और बादल मैक्सिमम, आगे बादल वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे, मैक्सिमम जो बादल बनते हैं उसको हम कहते हैं निम्न मेघ, लोअर मेघ, जिसको कई बार क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के नाम से या कपासी वर्षा मेघों के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। तो वायुमंडल का मैक्सिमम आर्द्रता कहां पर है? 2 किलोमीटर के नीचे अवस्थित है। 2 किलोमीटर के नीचे अवस्थित है। और 2 किलोमीटर के नीचे अगर अवस्थित है या 2 किलोमीटर के नीचे है तो इसका मतलब है कि क्षोभ मंडल। तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं, वर्षा का होना, भारी वर्षा का होना, साइक्लोन्स का बनना, रिमझिम वर्षा का होना, हेल स्टॉर्म या ओलावृष्टि का होना, ये सब के सब अगर किसी मंडल में हो रहे हैं तो वह है क्षोभ मंडल। इसलिए कहा जाता है कि क्षोभ मंडल मौसमी प्रक्रियाओं के लिए, वेदर रिलेटेड फेनोमेना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ये कुछ बातें एनसीईआरटी में बेसिक रखी गई थी, मैंने थोड़ा सा उसको आपको समझाया और कुछ चीज़ों को जोड़ा ताकि आप इस ट्रोपोस्फेयर के बारे में अच्छी समझ रख पाए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो अगला मंडल है, ट्रोपोस्फॉस के बाद जो अगला मंडल है, वो कौन सा मंडल होगा? वो मंडल का नाम होगा समताप मंडल। अब ये जो मंडल है जिसका नाम है समताप मंडल, ये समताप मंडल एक महत्वपूर्ण मंडल है और इसकी ऊंचाई वहां से शुरू होती है जहां से क्षोभ मंडल खत्म होता है। तो कह सकते हैं इसको, यहाँ पहले ही पॉइंट को सबसे अच्छे से समझ लें पहले, कि चूंकि, है ना, इसको ऐसे समझ लें कि चूंकि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाकर के ट्रोपोपॉज शुरू होगा यहां से, और यहां पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई से। और हम कह रहे हैं कि जीरो या नीचे धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक के मंडल को हम क्या कहते हैं? समताप मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं? समताप मंडल। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसकी मोटाई विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे कम होगी, क्योंकि 18 से शुरू होगा। और अगर हम ध्रुवों पे चले जाएं तो ये शुरू होगा 8 से 50 किलोमीटर। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि स्ट्रेटोस्फेयर की मोटाई ज्यादा कहां पर है, तो कहां पर ज्यादा है? ध्रुवों पे। और ध्रुवों से जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ जाएं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर की मोटाई कम होती चली जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं तो इसकी मोटाई बढ़ती चली जाती है। ये एक मंडल है, इस मंडल का नाम है ना, इस मंडल का नाम क्या है? इस मंडल का नाम है, या इस जोन का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में एक समझ होनी चाहिए। अब ये जो मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर, इसकी भूमिका ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मंडल इस संदर्भ में है कि जो मैंने ओजोन नाम का गैस आपके साथ चर्चा किया, उसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन अगर किसी एक लेयर में है तो वो है समताप मंडल। और 30 से 35 किलोमीटर के आसपास इसका कंसंट्रेशन तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा है और इसी को कहा जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। और इस लेयर की भूमिका ये है कि हमने कहा था कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती चली जाती है। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम नहीं होता है, तापमान बढ़ जाता है। यहां पर भी गैसों का घनत्व तो और कम हो जाता है, लेकिन O3 करता क्या है? सूरज से आने वाली या सन से आने वाली जो एक हाई एनर्जी पार्टिकल है, जिसको हम यूवी रेडिएशन कहते हैं, ये इसको एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है, वापस भेजता है। और इस पूरी प्रक्रिया में, अवशोषण की क्रिया में, एब्जॉर्प्शन की क्रिया में, ये गर्म हो जाता है और गर्म हो जाता है तो परत को या लेयर को गर्म कर देता है, जिसके कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होता चला जाता है। ट्रोपोपॉज का मिनिमम टेम्परेचर कहाँ अनुभव किया जाएगा? इक्वेटर पे, ये बताए थे। और पोल के ऊपर जो ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर होगा वो लगभग 40-45 -40-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा। तो हमने स्ट्रेटोस्फेयर का भी समझ लिया। इस लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है? ओजोन का होना। और ओजोन के पृथ्वी के लिए और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो हाँ, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज पृथ्वी पे जीवन संभव है क्योंकि एक अदृश्य छतरी, एक अदृश्य दीवार पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है और उस सूरज की अतिरिक्त ऊर्जा को पृथ्वी की तरफ आने नहीं दे रहा है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कई जगहों पे इसका क्षरण हुआ है, इसका डिप्लीशन हुआ है। एनसीईआरटी इसकी चर्चा नहीं करता है। क्यों क्षरण हुआ है? तो उसके पीछे का जो रीजन है ना, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम
दो तीन तरीके से कहते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और एक कॉन्सेप्ट है ध्रुवी भंवर का, कि पोल्स के चारों तरफ एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है ना। ये दो चीजें मिलकर के ओजोन होल क्रिएट करती हैं अंटार्कटिका में। अभी के लिए बस इतना थोड़ा सा, ताकि आप इसको लिंक कर पाए, कि जो ओजोन का परत है, जो एक छतरी है ना, एक मोटा सा परत है 30 से 50 किलोमीटर के बीच में, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और खास करके 30-35 किलोमीटर के बीच में, इस परत में हमने छेद कर दिए हैं। और ये छेद नहीं है, ये विशाल है, उत्तर प्रदेश राज्य जितने बड़े, ऐसा समझ लीजिए। हमने उसको छेद कर दिया है, उसको पतला कर दिया है, और इसी को हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। 1980-85 के दशक में पता चला कि अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा ओजोन होल है, यानी कि ओजोन का क्षरण हो गया है। और क्षरण होने के लिए कुछ सब्सटेंसेस जिम्मेदार होंगे, उसको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। जब समय आएगा तो चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। अभी के लिए बस अभी समझ लिए कि ओजोन है, लेकिन ओजोन के क्षरण करने वाले भी कुछ सब्सटेंस है, जिनको कई बार कंबाइंड रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है आ बैल मुझे मार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मानव की गतिविधियां कुछ ऐसी हैं जो जीवन के लिए एक अदृश्य छतरी है, जो सूरज से हाई एनर्जी पार्टिकल से पृथ्वी की रक्षा कर रहा है। हम उसी को डैमेज करने पे लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं तो हमको इसको बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, और उस प्रयास को आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कह सकते हैं। दुनिया के देश एक साथ मिले बैठे 1985 में। ऑस्ट्रिया का एक शहर है, कैपिटल है उसका वियना, और वहां पर निर्णय लिए कि इस ओजोन को बचाने के लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा। और 1987 में एक संगठन बनकर के तैयार हुआ, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये दुनिया के सबसे सफलतम पर्यावरण के संधियों में से एक है, सबसे मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल, है ना, कन्वेंशंस में से एक है। क्यों? क्योंकि बाध्यकारी है ना, इनफोर्सेबल है, कि अगर आप इसका हिस्सा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, तो इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे सबको इसको इन्फोर्स अपने अपने क्षेत्रों में करना पड़ेगा, ताकि हम समयबद्ध तरीके से एक टाइम बाउंड मैनर में रिजल्ट को अचीव कर पाए। तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना, और इसने लगातार शानदार प्रयास किए। और उस प्रयास का परिणाम यह है कि अंटार्कटिका का जो ओजोन होल है, जो छिद्र है, वो अब पतला जो था, अब धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है, बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करेगा क्या? उन सब्सटेंसेस को फेज आउट करते हैं, हटाते हैं, जो ओजोन का क्षरण करते हैं। क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत इसका मेंबर है। और बाकी, इसलिए मैं कह रहा था कि जलवायु महत्वपूर्ण है पर्यावरण को समझने के लिए। तो यहाँ पर आगे मैं विस्तार से आपके साथ आने वाले समय में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी चर्चा करूंगा। ये दो मंडल हो गए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर वाला जो मंडल है, इसका नाम है मीसोस्फेयर, मध्य मंडल। इस मध्य मंडल के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है, इसलिए कई बार जो मीटरोलॉजिस्ट हैं, वायुमंडल के अध्ययन करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, इसको कई बार इग्नोरोस्फेयर के नाम से जानते हैं, मीसोस्फेयर। क्लियर है? मीसो मतलब मध्य मंडल। इसके ऊपर वाला जो मंडल है, इसको हम कई बार मीसोस्फेयर के ऊपर वाला जो मंडल है, इसको, ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का मंडल है, इसको मीसोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ इसमें भी तापमान की कमी आती चली जाती है। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक किरणें या यहाँ पर ओजोन नहीं है, जिसका अवशोषण हो पाए पैरामैग्नेटिक किरणों का, और ये अपने आप को गर्म पा जाए। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मध्य मंडल में भी तापमान कम होता चला जाता है। जब हम इसके ऊपरी वाली मंडल में आते हैं, तो उस मंडल को कई बार, है ना, थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, एनसीईआरटी इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया है, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूं कि मसला क्या है। मसला ये है कि ये जो मंडल है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर मंडल का मतलब क्या हो गया? थर्मोस्फेयर मंडल का मतलब ये हो गया कि ये जो जीरो है, इससे लगभग मान लेते हैं कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मंडल है, इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो लिख देते हैं, ट्रोपो। फिर यहां से लेकर के जो 50 किलोमीटर तक का मंडल है, 50 किलोमीटर तक, 18, 8 और ये 50, इसका नाम है मीसोस्फेयर। मीसो लिख देते हैं, सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो लिख देते हैं। 50 से 80 किलोमीटर तक का जो मंडल है, 80 किलोमीटर तक का, इसका नाम है मीसोस्फेयर, मध्य मंडल। और अभी 80 किलोमीटर से लेकर के लगभग 400 किलोमीटर तक का जो मंडल है, इसका नाम है थर्मोस्फेयर।
ये इसको एक नाम दिया जाता है आयनोस्फीयर। क्लियर है? इस मंडल की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं कि ये क्या है। देखिए क्या है, थर्मो नाम से ही पता चल रहा है ये गर्म मंडल है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? तो ऐसा समझिए कि ये हमारे हमारे वायुमंडल का बाहरी हिस्सा है, और बाहरी हिस्सा है तो सूरज से जो रोशनी आ रही है, जैसा मैंने आपको बताया था लघु तरंगों के फॉर्म में आ रहा होगा। लघु तरंगों के फॉर्म में आ रहा होगा तो इसको मैं कह सकता हूं अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, अति ऊर्जावान पार्टिकल्स सबसे ज्यादा अगर कहीं पर रिसीव होंगे तो बाहरी मंडल में, तो इस मंडल में रिसीव किए जाते हैं। अति ऊर्जावान पार्टिकल्स अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज हमारे लिए स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, पृथ्वी जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये यहाँ आते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ कुछ ऑक्सीजन होगा, यहाँ कुछ नाइट्रोजन होगा। ये दो इंपॉर्टेंट गैसेस जो 99% है हमारे वायुमंडल का, ये कुछ गैसेस यहाँ पर है। और ये जो गैसेस हैं, आपको अगर है ना एक बेसिक छोटी सी बात कर लेते हैं, और वो ये कि होता क्या है कि देखिए ये एक एटम है, इस एटम का एक न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस में होंगे दो चीजें, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और बाहरी हिस्से में जो घूम रहा होगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ओ दो है मान लेते हैं। इससे लघु तरंग आया और इसको हिट किया। चूंकि ये अति ऊर्जावान पार्टिकल है तो इसको अगर हिट करेगा तो सबसे पहले इससे क्या बाहर निकल सकता है ना, निकल सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स छिटक करके निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जब छिटक करके निकल जाता है किसी न्यूक्लियस से, क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा आकर के इसमें स्थापित हो जाएगा, और उसने जो अपने लिए स्पेस क्रिएट किया उसने एक इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दिया है, और पुश कर दिया है तो ऐसे में मैं कहूंगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम चार्ज स्टेज में पहुंच गया है, चार्ज हो गया है। क्यों चार्ज हो गया? क्योंकि इसने सूरज की ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है। लेकिन इस चार्ज स्टेट में पहुंचने में क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना पड़ा? तो हाँ, करना पड़ा। इसी चार्ज स्टेट को कहेंगे कि चार्ज होने की इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना पड़ा। इसी को हम आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो यहां पर जो शब्द है वो ये है कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर हम चर्चा कर रहे हैं, जो लेयर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में है, सूरज से आने वाली अति लघु तरंगों के टकराने के कारण यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाम के जो गैसेस हैं, ये गैसेस जिस स्थिति में है, स्टेट में है, उसको हम कहेंगे आयन के स्टेट में है या चार्ज के स्टेट में है। आयन के स्टेट में है या चार्ज के स्टेट में। इसलिए इस मंडल को, जो ताप मंडल है, इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, आयनाइजेशन का प्रोसेस। अब इसका मतलब यह है कि क्या ये मंडल सूरज से आने वाली अति ऊर्जावान पार्टिकल को रोक करके पृथ्वी पे जीवन को बचाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? तो कर रहा है। तो एक हमारे लिए ढाल है ये, है ना, जो एक्स रेज, यूवी या अल्फा, बीटा, गामा जैसे तरंगों को आने से रोकता है। इस संदर्भ में इसकी महत्ता है। इसके साथ ही साथ चूंकि ये लड़ाई चल रही है यहाँ पर, लगातार ये सूरज के अति ऊर्जावान पार्टिकल इससे टकरा रहे होंगे। तो जैसे आसमान में हम पटाखे नहीं फोड़ते, कुछ वैसा पटाखा फूट रहा होगा। यही पटाखा हमको ध्रुवीय क्षेत्रों से नजर आता है, जिसको ऑरोरास के नाम से या ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। उसका भी मूल कारण यही मंडल है, तापमंडल, जो लगातार सूरज से आने वाली अति ऊर्जावान पार्टिकल के साथ लड़ाई लड़ रहा है ना। और यहीं पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही रहने दीजिए कि कुल मिला के पॉइंट ये है कि इस मंडल जो ध्रुवीय ज्योति नजर आती है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में आसमान है ना नीले रंग का, ग्रीन कलर का अनोखा सा नजर आता है, उसका मूल कारण ये थर्मोस्फेयर है। इसके साथ ही साथ चूंकि ये मंडल क्या कर रहा है, चार्ज स्टेट में है। चार्ज स्टेट में है का चार्ज स्टेट का सिंपल मतलब ये हो गया कि अगर मेरे अंदर चार्ज है तो मैं ऐसे स्थिर ना होकर के ऐसा घूमता फिरता रहूंगा, मूवमेंट करता रहूंगा। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, वो आयोनाइजेशन के कारण ऐसे ना होकर के, स्थिर ना होकर के घूमते फिरते रहते हैं।
और इस पूरी प्रक्रिया में इनका महत्व ये बढ़ जाता है कि अगर हम यहाँ से कोई रेडियो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे रेडियो वेव भेजा हमने 104.8 जैसे दिल्ली में बजता है ना, तो 104.8 वेवलेंथ का अगर हमने भेजा, तो ये चूंकि यहाँ पर थर्मोस्फेयर में चीजें हिल रही हैं, तो ये किसी ना किसी चीज से टकरा करके वापस आ जाएगा, और वापस आ जाएगा तो हमको सुनाई देगा कि मान लेते हैं कि मैंने 104.8 पे कोई बात कही, तो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अगर ये 104.8 का वेवलेंथ लगा ले, है ना, अपने उस पे रेडियो पे, तो उसको मेरी बात सुनाई देगी। इसी को हम रेडियो कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये किस मंडल से संभव हो पाया है? तो ये ताप मंडल से संभव हो पाया है। इसके साथ ही साथ आपने सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कि दुनिया के देशों ने मिल करके, है ना, अंतरिक्ष में एक घर बनाया है और उसमें लगातार हम ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसका नाम है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पर अवस्थित है, यहीं पर रखा गया है ना। इसका मतलब है कि इसके विभिन्न महत्व हैं, चाहे पृथ्वी की शील्ड के रूप में काम कर रहा है, चाहे ऑरोरा बोरियलिस जिसको ध्रुवी ज्योति के नाम से जाना जाता है, या जिसको हम रेडियो कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, उसके थ्रू जाना जाता है, इसकी महत्ता है। और चौथा एक इंपॉर्टेंट पक्ष है कि यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका महत्व है। और आज हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये 300-350 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, इसी मंडल में, जिसको हम तापमंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, ये था तापमंडल। इसके महत्व के बारे में भी चर्चा मैंने आपके साथ कर लिया। इसके बाहर का जो मंडल है, इसके बाहर का जो मंडल है, उस मंडल को हम बाह्यमंडल के नाम से जानते हैं, एक्सोस्फेयर। 400 किलोमीटर के बियॉन्ड का जितना भी क्षेत्र है, इसको हमने बाह्यमंडल कहा। बाह्यमंडल इसलिए कहा क्योंकि इसका व्यवहार कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की तरह है। जैसे ब्रह्मांड में घनत्व तो बहुत कम है वायु का, एयर का, इसका भी कुछ वैसा ही है, इसलिए हमने इसको कहा एक्सोस्फेयर, बाह्यमंडल। यहाँ पर गैसों का घनत्व तो अत्यंत रेरिफाइड है, बहुत ही कम है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं इस बाह्यमंडल में, ऊंचाई पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन न के बराबर हो जाते हैं, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस है हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? भूगोल के दृष्टिकोण से, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण मंडल है वो नीचे के दो मंडल है, एक है क्षोभ मंडल और दूसरा है समताप मंडल। आने वाले समय में एडवांस क्लासेस में विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं आपके साथ। उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्कशन आज आपके साथ हुआ है वो फ्रूटफुल रहा होगा, और एनसीईआरटी के क्लास 11th के उस चैप्टर को समझने में आपको मदद करेगा। बाकी बहुत कुछ और चर्चा करने का है और समझने का है, लेकिन उसकी चर्चा भविष्य में आपके साथ आगे मैं करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट।